नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। भ्रष्टाचार बिकम ए पार्ट ऑफ सिस्टम। यह वाक्य सुनकर आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि लगता है कि सत्येंद्र सिंह को इंग्लिश नहीं आती है। हमने क्यों कहा और क्या कहा और किसके लिए कहा, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ये वैसे बड़े नेता का वाक्य है, वैसे दिग्गज नेता का वाक्य है जो कोल इंडिया में वरीय नेताओं में से एक हैं। वैसे तो सरकारी कार्यालयों में, पुलिस विभाग में, सभी विभागों में, निगरानी विभाग हो या सीबीआई हो, रेड करके उन्हें घूस लेते रंगे हाथ पकड़ती है। मतलब भ्रष्टाचार केवल उन्हीं लोगों में नहीं है बल्कि हर एक इंडस्ट्री में भी है। इस भ्रष्टाचार को अगर खत्म कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे जो उद्योगों को नुकसान हो रहा है वह फायदे में तब्दील होगा। यह स्थिति तब हुई जब उद्योगों में कार्यरत अधिकारी संबंधित लोगों से मिलकर भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगे। आज की तारीख में कई ऐसे महाप्रबंधक स्तर तक के अधिकारी हैं जिन पर जांच चल रहा है, वे जांच के घेरे में हैं। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भ्रष्टाचार सभी जगह पे है। इसी संदर्भ में जेबीसीसीआई के मेन मेंबर एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेंद्र कुमार ने बातचीत के क्रम में हंसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार बिकम ए पार्ट ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम में केवल अधिकारी ही नहीं है बल्कि इस सिस्टम में नेता भी है, इस सिस्टम में कामगार भी है। कोई कहीं भ्रष्टाचार करता है ड्यूटी करने में, तो कोई कहीं भ्रष्टाचार करता है घूस लेकर। कोई काम में कोताही बरतता है तो कोई कहीं काम में कोताही बरत करके और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। उनसे जब यह बातें पूछी गई तो क्या मतलब ट्रेड यूनियन के नेता भी इसे अछूते नहीं हैं? क्या अभी तक जो चर्चे चल रहे हैं कि अधिकारी ठेकेदारों से 40% कमीशन लेकर ही उनके बिलों पर हस्ताक्षर करते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि ट्रेड यूनियन के लोग भी इसमें शामिल हैं। क्यों शामिल हैं? क्योंकि ट्रेड यूनियन भी सिस्टम का एक पार्ट है। हम लोग कोयले का उत्पादन करते हैं तो कोयले का उत्पादन करने में अधिकारियों की उपस्थिति रहती है, अधिकारियों की अहम भूमिका रहती है। श्रमिकों से काम लेना है तो अधिकारी ही काम लेंगे। श्रमिकों के हित में काम करना है तो ट्रेड यूनियन के लोग या ट्रेड यूनियन श्रमिक और प्रबंधन के बीच समन्वय का काम करके। वैसे तो सरकारी कार्यालयों में, पुलिस विभाग में, सभी विभागों में, निगरानी विभाग हो या सीबीआई हो, रेड करके उन्हें घूस लेते रंगे हाथ पकड़ती है। मतलब भ्रष्टाचार केवल उन्हीं लोगों में नहीं है बल्कि हर एक इंडस्ट्री में भी है। इस भ्रष्टाचार को अगर खत्म कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे जो उद्योगों को नुकसान हो रहा है वह फायदे में तब्दील होगा। यह स्थिति तब हुई जब उद्योगों में कार्यरत अधिकारी संबंधित लोगों से मिलकर भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगे। आज की तारीख में कई ऐसे महाप्रबंधक स्तर तक के अधिकारी हैं जिन पर जांच चल रहा है, वे जांच के घेरे में हैं। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भ्रष्टाचार सभी जगह पे है। इसी संदर्भ में जेबीसीसीआई के मेन मेंबर एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेंद्र कुमार ने बातचीत के क्रम में हंसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार बिकम ए पार्ट ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम में केवल अधिकारी ही नहीं है बल्कि इस सिस्टम में नेता भी हैं,
इस सिस्टम में कामगार भी हैं। कोई कहीं भ्रष्टाचार करता है ड्यूटी करने में, तो कोई कहीं भ्रष्टाचार करता है घूस लेकर। कोई काम में कोताही बरतता है तो कोई कहीं काम में कोताही बरत करके और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। उनसे जब यह बातें पूछी गई तो क्या मतलब ट्रेड यूनियन के नेता भी इसे अछूते नहीं हैं? क्या अभी तक जो चर्चे चल रहे हैं कि अधिकारी ठेकेदारों से 40% कमीशन लेकर ही उनके बिलों पर हस्ताक्षर करते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि ट्रेड यूनियन के लोग भी इसमें शामिल हैं। क्यों शामिल हैं? क्योंकि ट्रेड यूनियन भी सिस्टम का एक पार्ट है। हम लोग कोयले का उत्पादन करते हैं, तो कोयले का उत्पादन करने में अधिकारियों की उपस्थिति रहती है, अधिकारियों की अहम भूमिका रहती है। श्रमिकों से काम लेना है तो अधिकारी ही काम लेंगे, श्रमिकों के हित में काम करना है तो ट्रेड यूनियन के लोग या ट्रेड यूनियन श्रमिक और प्रबंधन के बीच समन्वय का काम करके काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कहीं अगर काम रुका या श्रमिकों को कोई अहित हुआ, श्रमिकों को कोई कहीं दिक्कत हो रही है, तो उस संबंध में ट्रेड यूनियन के लोग बात करते हैं अधिकारी से और बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने जब उनसे यह जानने का प्रयास किया कि अभी तक जेबीसीसीआई की जितनी बैठकें हुई हैं उसमें 44 कानून बनाकर मजदूर हित में काम कराया गया। उन्होंने इस पर बहुत ही सलीके से, बहुत ही सोच समझकर उन्होंने कहा कि यार ऐसा नहीं है। 44 कानून बनाए गए, उसमें कई विलुप्त हो गए। आज की तारीख में 29 कानून लागू है और उसी 29 कानून को समेटकर भारत सरकार 4 कोड में समाहित कर दिया है। और यह इसलिए समाहित किया गया है कि इससे ट्रेड यूनियन को तो कोई फायदा नहीं होगा, मजदूरों को कोई फायदा नहीं होगा, दोनों को नुकसान होना है। फायदा किसको होगा? पूंजीपतियों को, अदानी और अडानी जैसे लोगों को। उन्हीं के सह पर, उन्हीं के कहने पर ही इस कोड का निर्माण किया गया है। अब हम बात करें अगर स्वास्थ्य की, जो श्रमिक या जो अधिकारी काम के दौरान बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता होती है। करोड़ों रुपए प्रत्येक महीने न केवल सीसीए, बीसीसीए, एनसीए, जितने भी कोल इंडिया के अनुषंगी इकाइयां हैं, उन सभी इकाइयों के राशि खर्च किए जाते हैं अस्पतालों पर। बावजूद इसके कहीं चिकित्सक नहीं, कहीं नर्स नहीं, कहीं एक्सपर्ट नहीं। कई जगह जो डिस्पेंसरी बनाए गए थे उन डिस्पेंसरियों को बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में क्या स्वास्थ्य लाभ श्रमिकों को या संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को मिल पाएगा? इस पर उन्होंने बहुत ही एक ऐसी बातें कह दी कि जो स्वाभाविक तौर पे थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन बात भी सही है। उन्होंने यह कहा कि कोयला खदान में कोयले का हम उत्पादन करते हैं, कोल इंडिया को अस्पताल ना बनाए। कहने का मतलब यह था, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो हम वेज एग्रीमेंट करते हैं आए हैं, उस वेज एग्रीमेंट में स्पष्ट तौर पे यह रहता है कि श्रमिक सप्ताह में 6 दिन काम करेंगे, बाद बाकी जो दिन बचेंगे वे घूमेंगे फिरेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और जब बीमार पड़ेंगे नहीं तो हॉस्पिटल की कोई आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी नहीं। लेकिन नहीं, वे काम करेंगे तो 7 दिन काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? कि एक प्रावधान है कि अगर किसी भी श्रमिक से अवकाश के दिन काम कराया जाता है तो उन्हें डबल पेमेंट मिलेगा। और इसी डबल पेमेंट को लेने के लिए, इसी डबल पेमेंट के चक्कर में वे 7 दिन काम करते हैं।
तो भैया मशीन है तो है नहीं, मशीन को भी रेस्ट की जरूरत होती है, मशीन को भी ओवरहाउलिंग की जरूरत होती है। तो क्यों नहीं हम थोड़ा शरीर को रेस्ट दें? लेकिन लोग मानते नहीं। बात रह गई महिलाओं की। सभी राजनीतिक दल महिलाओं को कुछ न कुछ पद देकर, भले ही परसेंटेज ज्यादा नहीं हो, अनाउंसमेंट भले ही की जाती है कि 33% हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, महिलाओं को पोस्ट देंगे, लेकिन ऐसा सच्चाई में होता नहीं है। होता क्या है, कुछ कम परसेंटेज दे करके महिलाओं को खुश कर दिया जाता है। महिलाएं कितने सक्षम हैं, अक्षम हैं, यह आजकल आप लोग सभी देख रहे हैं। यह स्थिति है कि महिला हर विभाग में, चाहे वो मिलिट्री का अछूता था तो उसमें भी महिलाएं जा रही हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में महिलाएं जा रही हैं, कॉमर्शियल में अगर आप जाएंगे तो कई इंडस्ट्रीज के मालकिन भी हैं। लेकिन ट्रेड यूनियन में एक भी महिला का भागीदारी नहीं है। ट्रेड यूनियन में कोई भी बड़े पद किसी भी महिला को नहीं दी गई है। तो क्या यहां सवाल उठता है कि कोल इंडिया में जो भी महिलाएं काम कर रही हैं, क्या वो इस लायक नहीं है कि मजदूरों का वो नेतृत्व कर सके? इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमने एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेंद्र कुमार जी से हमने बात की है। और जो उनसे बात की है, जो उन्होंने कहा है, अक्षरशः बिना किसी एडिटिंग के मैं आपको सुना रहा हूं। तो आइए सुनते हैं रमेंद्र कुमार जी से बातचीत। कि कोल इंडिया को धीरे धीरे निजी हाथों में बेचा जा रहा है, क्या इसका विरोध जेबीसीसीआई की बैठक में होगी? यह एजेंडा जेबीसीसीआई का नहीं है जी। जेबीसीसीआई का एजेंडा है वेज डिवीजन जी, मजदूरी की बढ़ोतरी, वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, यही सब एजेंडा है। तो ये निजी हाथों में जो बेचा जा रहा है, इसका तो असर पड़ रहा है। पहले मेरी बात आप धीरे धीरे सुनते चलिए, तब एक बात छेड़ दिए हैं जी। कोल इंडिया को निजी हाथों नहीं बेचा जा रहा है। जो आप बेच रहे हैं बेचा जा रहा है, हम कहते नहीं बेचा जा रहा है जी। परिस्थिति ऐसी क्रिएट की जा रही है कि कोल इंडिया धीरे धीरे सिकुड़ जाए जी, और धीरे धीरे सिकुड़ते खत्म हो जाए जी। मगर कोल इंडिया को निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं। नो, दिस इज नॉट द पॉइंट। प्राइवेट माइनिंग जब आएगा तो इसका असर कोल इंडिया पर पड़ेगा जी। इसलिए कोल इंडिया भी अपना बिजनेस को दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर रहा है जी। जैसे पावर वगैरह जनरेशन के लिए कौन ऊर्जा बोलता है, सौर ऊर्जा वगैरह के लिए, कुछ गैस वगैरह के लिए उसमें डाइवर्ट कर रहा है जी कि हम आगे भी रह सकें जिंदा। जी जी। और अब तो बातें आ रही हैं कि अब छोटी छोटी माइंस का स्कोप घट गया है जी। बड़ी बड़ी माइंस आएगी जी, और सब आउटसोर्स चलेगा। तो आउटसोर्स क्या वो निजी हाथों में नहीं बेचा जाना कहा जाएगा? बेचा नहीं जा रहा है निजी हाथों में। अभी आज से चल रहा है कि हो रहा है, उसी का कमाई तो हम लोग खा रहे हैं जी। आप इन बातों की चर्चा कर रहे हैं। 70-80% तो कोयला है आउटसोर्स जी, और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है जी, तो उसी का हम तनख्वाह खा रहे हैं। हम कम एगो है न मिर्जा खेले होली रे जी जी जी। कमाता कोई है, खाता कोई है, यही सिस्टम है जी जी। मगर इसके बाद भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी कि कोल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो आउटसोर्स वर्कर के बारे में भी कुछ सोचा है जी, कुछ मजदूरी तय किया है जी। कोई ऐसी कंपनी नहीं है मेरे नॉलेज में जो महारत्ना है, लाइक सेल वगैरह, जी, जो ठेकेदारी मजदूरों की बात ही नहीं सुनना चाहते। जी। हमने तो हाई पावर कमेटी बना के कुछ वही तय किया जी। वो बात अलग है कि कोरोना के चलते हम इफेक्टिव डॉलर नहीं अदा कर सके
जी तारीख 3 तारीख तय की, मीटिंग नहीं हुई, जी मगर हमने उनका वही तय किया है। कहीं लागू है, कहीं नहीं लागू। ये कहिए नहीं लागू है तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जी कहीं लागू है, कहीं नहीं लागू है। जी नहीं लागू है वो जो एरिया मैनेजमेंट है उनके चलते, वो लोग मिले हुए हैं ठेकेदार से। जी बोलिए, तो इसलिए कोल इंडिया को खत्म किया जा रहा है, मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ। हाँ, और बोलिए। अच्छा चलिए, अब ये हम बोल रहे हैं कि जेबीसीसीआई को इंटेक, जेबीसीसीआई में इंटेक को अलग होने से कुछ असर पड़ रहा है ट्रेड यूनियन पर या कोल कंपनियों पर, ऐसा कुछ है क्या? कोई क्या असर पड़ रहा है इसमें? तो आप ही लोग क्या इसमें हमको फंसा रहे हैं। हाँ, कोई असर नहीं पड़ रहा अगर हमसे पूछेगा तो। चलिए ठीक। मगर हम अभी बोलना नहीं चाहते हैं। इंटेक के रहने से लास्ट टाइम इंटेक नहीं था जी तो हम लोगों ने कितना % लिया बताइए? जी मैंने श्रमिकों को लाभ दिया। 7 लिए न भाई, जी तो इंटेक नहीं था। जी और जहाँ इंटेक नेतृत्व कर रहा है मुझे, जी जहाँ हम थोड़ा कमजोर हैं जी और इंटेक मजबूत है जी सेल में, जी तो इंटेक हमने लिया 5 वर्ष में जी आपके हिसाब से 31% जी अनाउंस छोड़ के। हम्म। और जहाँ इंटेक मजबूत है उसके महामहिम संजीव रेड्डी उसके नेता हैं, जी तपन सेन जी भी हैं इस सेल के वेतन समझौता में। जी तो वहाँ 12% भी देने के लिए तैयार नहीं है एमजीबी। जी 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 मालूम है आपको? जी जानकारी में तो है। तो फिर तो वही हम अगला सवाल करते हैं। इसलिए क्यों तुलना कर रहे हैं आई टू सी नो आई टू सी? फिर भी आप लोगों के मुंह से सुनना एक अच्छा लगता है ना। नहीं नहीं, हमारे वहां हमको लड़ाना चाहते हैं आप। नहीं 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 मैंने क्या कहा कि जिस डॉक्टर संजीव रेड्डी काफी अनुभवी है हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन आंदोलन में, जो बड़े नेता हैं जी उसमें सबसे ज्यादा अनुभवी वही है, उम्र भी है, अनुभव भी है, जी 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 और सेल में उनकी पूंजी भी है, हम स्वीकार करते हैं। जी मगर वहाँ 5 वर्ष एग्रीमेंट किया था, वो कब कहते हैं 10 वर्ष कर, वही बोला 10 वर्ष को ठीक कर लेंगे, मगर 10 वर्ष में वो 12% भी मैनेजमेंट देने के तैयार नहीं है। और कोयला में हमने 5 वर्ष का एग्रीमेंट किया और 20% लिया, तो दोनों में दोनों बात है ना। जी 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 जैसे काहे तुलना कर रहे हैं? कहा को चेयरमैन कोल सेल ने कि भाई कोल इंडिया की बात मत कीजिए इसमें। जी जी अच्छा, तो अब इस बार कितना होगा मैं नहीं जानता हूँ, मगर हम समझते हैं अच्छा होना चाहिए। मैंने पिछले बार से तो बढ़ेगा। देखिए, जब समझौता होगा तब तक कुछ बढ़ेगा। जी अगर पिछली बार 1 रुपया था तो इस बार 100 रुपया होगा। कुछ जब था तब तक बढ़ेगा। जी जी समझौता होता ही है बढ़ाने के लिए भाई, घटाने के लिए थोड़े होता है। जी जी सेल में घटाने के लिए हो रहा है। अच्छा, एक बताइए कि कोल इंडिया जब शुरू हुआ था, मतलब शुरुआती के दौर में ट्रेड यूनियन के जो लोग नेता थे, वो पुराने लोग दंतोपंत ठेंगरी वगैरह जिस समय थे, चाहे आपका ये अभी बिंदेश्वरी दुबे थे, बिंदेश्वरी दुबे थे, कल्याण राय थे जी। तो उस समय के ट्रेड यूनियन की गतिविधि और आज के ट्रेड यूनियन के गतिविधियों में कुछ अंतर आया है क्या आपके हिसाब से? परिस्थिति अंतर होगी, इसलिए गतिविधि में अंतर होगा। उस समय नया नेशनलाइजेशन हुआ था, बहुत सा प्रॉब्लम था जी, कहीं कुछ था कहीं कुछ था जी, उसको एक करने में ही टाइम लग गया। अब कम से कम यूनिफॉर्म हो गया है थ्रू आउट कोल इंडिया। अभी भी बहुत से बिंदु पर कोल इंडिया में अलग अलग इशू है जी, अभी स्टिल टुडे, बहुत मेजर नहीं है, माइनर इशू है जी। और उस समय तो बहुत ज्यादा अंतर थे। जी 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 इसलिए परिस्थिति अलग थी, इसलिए उनका एक्शन अलग था। अभी परिस्थिति बदली है, इसलिए अलग अलग है थोड़ा बहुत। हाँ। अच्छा, अभी जो है, जहाँ तक हमको जानकारी है, आपको तो ज्यादा जानकारी होगा कि श्रमिक संगठन
अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।